हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे बायोलॉजी का जीव द्रव्य कला, जिसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो इसकी संरचना और इसके कार्य को इस क्लास के अंदर हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं क्लास को। तो जीव द्रव्य कला या जिसको कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, क्या होती है? तो अपने को पता है कि सभी जो कोशिकाएं होती हैं उनके जीव द्रव्य के चारों ओर, सभी कोशिकाओं में जीव द्रव्य के चारों ओर एक विभेदात्मक, पारगम्य, आवेशित और चयनात्मक झिल्ली जो है वो पाई जाती है। उस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहा जाता है या कोशिका कला कहा जाता है। ठीक है, यह प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। इस कोशिका झिल्ली को जो है क्रेमर और नागेली ने जो है कोशिका कला कहा था। क्रेमर और नागेली ने इसको कोशिका कला कहा था और क्लोब ने इसी को ही जीव द्रव्य कला नाम दिया। ठीक है, इस कोशिका झिल्ली की या कोशिका कला की संरचना को समझाने के लिए जो है बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। ठीक है, उसमें कुछ सफल भी हुए, कुछ असफल हुए। तो उनके बारे में हम देखेंगे कि कोशिका कला के जो समझाने के लिए जो मत दिए गए। सबसे पहला जो मत दिया गया था वो था सैंडविच मॉडल था। सैंडविच मॉडल जो कि डेनेली और डेविसन ने 1938 के अंदर दिया था। ठीक है, इसने कोशिका कला को समझाने का प्रयास किया, काफी हद तक सफल रहा, लेकिन इसका मॉडल जो था वो कोशिका कला की संरचना को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, दूसरा जो इसका मॉडल दिया गया वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या इकाई कला मॉडल दिया गया, जो कि रॉबर्टसन ने दिया था 1958 के अंदर दिया। ठीक है, तो ये भी कुछ हद तक ठीक था। इसका कहना था, इसी को ही इसने बताया था मॉडल को कि जो डेली डेविसन का मॉडल है कि वो यूनिट मेम्ब्रेन होती है, वो सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, सभी में एक जैसी होती है। ओके, उसके बाद में तीसरा मॉडल दिया गया तरल मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि 1972 के अंदर दिया गया है और ये सिंगर और निकोलसन ने दिया था। सिंगर और निकोलसन के द्वारा ये मॉडल दिया गया था और ये कोशिका कला को समझाने के लिए एक बहुत ही सही और मान्य मॉडल है। अभी तक का ये एक्सेप्टेबल मॉडल जो है वो तरल मोज़ेक मॉडल है, जो कि सिंगर और निकोलसन ने 1972 के अंदर दिया था। तो इस मॉडल के अनुसार जो है क्या कोशिका झिल्ली की संरचना में होता है उसको हम देखेंगे। तो इन्होंने बताया कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है, यानी फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। फॉस्फोलिपिड की इसके अंदर जो फॉस्फोलिपिड है उसकी दो परतें पाई जाती है। तो ये बीच में देखो, ये दो परतें फॉस्फोलिपिड की है। ये फॉस्फोलिपिड का अणु है। फॉस्फोलिपिड का जो अणु होता है ये ध्रुवीय अणु होता है। ध्रुवीय अणु होता है, पोलर अणु होता है, जिसके दो सिरे होते हैं। एक सिरा होता है वो जल स्नेही सिरा होता है, दूसरा जल विरागी सिरा होता है। ठीक है, एक सिरा जल स्नेही जो जल से स्नेह करता है और दूसरा जल विरागी सिरा होता है। और जब ये कोशिका झिल्ली की संरचना में द्वि स्तर होते हैं, फॉस्फोलिपिड की द्वि आणविक स्तर होती हैं, दो स्तर होते हैं, यानी दो मॉलिक्यूल जो है इसमें फॉस्फोलिपिड के जुड़ते हैं। तो इन दोनों मॉलिक्यूल के जो जल विरागी सिरे हैं, ये वाले जल विरागी सिरे हैं, ये दोनों एक दूसरे के पास में होते हैं और जल स्नेही सिरे जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं। तो इस तरह से ये लिपिड की द्विआण्विक परत पड़ जाती है। ठीक है, इसमें जल विरागी सिरे एक दूसरे के समीप होते हैं और जल स्नेही सिरे जो है एक दूसरे से दूर होते हैं। तो ये लिपिड की द्विआण्विक परत बन गई है। अब इसके साथ में प्रोटीन भी पाए जाते हैं। प्रोटीन जो इसमें पाए जाते हैं वो दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक बाह्य या परिधीय प्रोटीन होते हैं और दूसरे आंतरिक या समाकलित प्रोटीन होते हैं। जो बाह्य प्रोटीन होते हैं, ये वाले बाह्य प्रोटीन है, ये जो दिख रहे हैं ये वाले, ये बाह्य प्रोटीन है। बाह्य प्रोटीन जो है ये दोनों साइड में पाए जाते हैं, अंदर की ओर भी और बाहर की ओर, दोनों साइड के अंदर ये पाए जाते हैं और एकल परत पाई जाती है। बाह्य प्रोटीन की एकल परत जो है वो अंदर वाली साइड में भी और बाहर वाली साइड में, दोनों साइड में उपस्थित होती है।
इन प्रोटीन को कोशिका झिल्ली से आसानी से अलग किया जा सकता है। ये बाह्य प्रोटीन होते हैं या परिधीय प्रोटीन होते हैं। दूसरे जो प्रकार के प्रोटीन होते हैं वो आंतरिक प्रोटीन होते हैं या इनको समाकलित प्रोटीन कहा जाता है। समाकलित प्रोटीन होते हैं, इनको इस कोशिका की झिल्ली की जो संरचना है उससे अलग नहीं किया जा सकता है और ये एक बीच में सुरंग का निर्माण करते हैं, टनल का निर्माण करते हैं जिससे जो होकर के पदार्थों का आवागमन होता रहता है। तो ये आंतरिक प्रोटीन या समाकलित प्रोटीन होते हैं, इसको कोशिका झिल्ली से पृथक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये जो है कोशिका झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं। जो लिपिड की द्विआण्विक परत है उसकी मोटाई जो वो 35 एंगस्ट्रॉम होती है। लिपिड की जो द्विआण्विक परत है इसकी मोटाई 35 एंगस्ट्रॉम होती है और जो प्रोटीन की दोनों परतें हैं, ये बाहर वाली परत है, ये अंदर वाली परत है, तो दोनों की मोटाई जो है 20-20 एंगस्ट्रॉम होती है। तो कुल मिला के देखें तो यहाँ जो है इस कोशिका कला की जो मोटाई है वो 75 एंगस्ट्रॉम होती है, 75 एंगस्ट्रॉम इस कोशिका कला की जो है कुल मोटाई होती है। इसके अंदर जो लिपिड और प्रोटीन उपस्थित है उसमें से होकर के सारे जो पदार्थ होते हैं उनका चयनात्मक रूप से आवागमन होता है। कुछ पदार्थ अंदर जाते हैं, कुछ पदार्थ बाहर आते हैं। इनका नियंत्रण जो है इन्हीं जो है प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब जो इसमें जो मेनली जो होता है स्त्रवण की प्रक्रिया होती है या अवशोषण की प्रक्रिया होती है या विसर्जन की प्रक्रिया होती है वो इन्हीं सुरंग से होकर के होती है। इन सुरंग से होकर के पदार्थ जो है कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर जो है वो जा सकते हैं। इसके अलावा जो है इसमें जो ये प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन के बाद कुछ शर्करा के मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन जुड़े होते हैं जो कि कोशिका कला को पहचानने के अंदर सहायता करते हैं। ठीक है, ये कोशिका कला का जो मॉडल है, इस मॉडल के अनुसार जो है जो इसमें लिपिड के अणु होते हैं ये अर्ध तरल अवस्था के अंदर उपस्थित होते हैं, सेमी जो है फ्लूइड फॉर्म के अंदर उपस्थित होते हैं और जिसके अंदर प्रोटीन के अणु जो है वो मोजेक रहते हैं, उसके अंदर जो है व्यवस्थित रहते हैं, उसके अंदर दबे रहते हैं। तो इस तरह की ये संरचना जो इसकी सिंगर और निकोलसन ने बताई थी कि तरल मोजेक मॉडल होता है। ये कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए सबसे मान्य मत है, सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी है जो कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाती है। ठीक है, तो समझ में आया ये सारा मॉडल। इसके बाद हम आगे देख रहे हैं कोशिका झिल्ली के कार्य, कोशिका झिल्ली क्या क्या कार्य करती है। आगे देखते हैं कोशिका झिल्ली के कार्य। कोशिका झिल्ली जो है उसके कुछ कार्य हैं, जैसे लिख रखे हैं कोशिका झिल्ली के कार्य है। तो सबसे पहला कार्य देखें तो कोशिका झिल्ली जो है वो जो कोशिका को निश्चित आकृति और आकार प्रदान करती है। ठीक है, पहला इसका कार्य है निश्चित आकृति और आकार प्रदान करना। दूसरा इसका कार्य है कि ये जो कोशिकांग होते हैं, दूसरा कार्य है कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है, उनकी बाहरी जो है एक आवरण के रूप में उनको सुरक्षा प्रदान करती है। तीसरे कार्य की बात करें तो कोशिका जो झिल्ली होती है अपने को पता है कि वो चयनात्मक पारगम्य होती है, अर्ध पारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली चयनात्मक और अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है और विभिन्न पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है, उनके परिवहन को नियंत्रित करती है। तो पदार्थों का जो परिवहन है वो कोशिका झिल्ली के माध्यम से दो प्रकार से हो सकता है, एक है निष्क्रिय परिवहन और दूसरा है सक्रिय परिवहन। निष्क्रिय परिवहन क्या होता है, जब पदार्थों का परिवहन कोशिका झिल्ली के माध्यम से अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है और जिसमें किसी प्रकार की अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है, उसको निष्क्रिय परिवहन कहा जाता है। जैसे कि प्रासरण की प्रक्रिया है तो वो निष्क्रिय परिवहन का उदाहरण है। ठीक है, सक्रिय परिवहन के अंदर क्या होता है, सक्रिय परिवहन में पदार्थों का जो स्थानांतरण है वो उसकी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है, यानी उसकी जो सांद्रता प्रवणता है, सांद्रता विभव है, उसके विपरीत पदार्थों का परिवहन होता है। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर परिवहन होता है, जिसके लिए जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एटीपी के रूप में ऊर्जा खर्च होती है। ठीक है, उसको कहते हैं सक्रिय परिवहन और इसके लिए वाहक प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है। तो दो प्रकार का जो परिवहन है वो इस झिल्ली के माध्यम से होता है।
उसके बाद बात करें तो ये कोशिका जो झिल्ली है ये आसंजन के अंदर भी सहायता करती है। आसंजन मतलब किसी चीज से चिपकने के अंदर भी सहायता करती है। उसके बाद देखिए जीवाणु जो है, जीवाणु के अंदर कोशिका झिल्ली जो है वो फोल्ड होकर के एक संरचना का निर्माण करती है जिसको मीजोसोम कहते हैं, जिसके अंदर श्वसन के एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो ये जीवाणु के अंदर जो है श्वसन के अंदर भी सहायता करती है। उसके बाद एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो किसी खाद्य पदार्थ को घेर करके उसका पाचन कर देती है, ठीक है, एक फूड वैक्यूल का निर्माण कर देती है। इस क्रिया को कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। और ये दो प्रकार से हो सकती है कि अब एक तो फेगोसाइटोसिस और एक पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होता है? जब वो पदार्थ को घेर रही है पाचन के लिए, जिस पदार्थ को कोशिका झिल्ली घेर रही है, अगर वो ठोस पदार्थ है तो उस क्रिया को फेगोसाइटोसिस कहा जाता है, और यदि वो तरल पदार्थ है तो उस क्रिया को पिनोसाइटोसिस कहते हैं। फेगोसाइटोसिस का मतलब है सेल ईटिंग और पिनोसाइटोसिस मतलब सेल ड्रिंकिंग। सेल ड्रिंक कर रही है, लिक्विड पार्ट इसमें जो है उसको डाइजेस्ट कर रही है और इसमें सॉलिड पार्ट को डाइजेस्ट कर रही है। और लास्ट है एक्जोसाइटोसिस। एक्जोसाइटोसिस का मतलब है कि जब कोई सेल जो है उसके अंदर कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है, उत्सर्जित पदार्थ है, उसको बाहर निकालती है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं एक्जोसाइटोसिस। यानी जो अपचित पदार्थ है, उत्सर्जित पदार्थ है, उसको बाहर जो निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको एक्जोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। इसको और भी कह सकते हैं कि सेल वोमिटिंग, सेल जो वोमिट कर रही है, ठीक है। तो ये जो है कोशिका झिल्ली के कार्य है। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, धन्यवाद।